गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से अपन शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स का रिवीजन। ठीक है, रिवीजन वीडियो बेसिकली इसका नाम है, पर इसके अंदर मैं 100% कंसेप्ट को कवर करूंगा कम टाइम के अंदर। ठीक है, यानी कि ये वीडियो आपने देख ली, रेगुलर कोर्स वीडियो कहीं किसी और फैकल्टी का देखा, एक ही बात है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं हर एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा, पर फास्ट वे में, एग्जाम ओरिएंटेड वे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अपने पास फर्स्ट पॉइंट आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेक्स फॉर कंपनीज अदर देन बैंक्स, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी। यानी कि नॉर्मल कंपनी आप बोल सकते हो, रिलायंस लिमिटेड हो गया। ठीक है, उनके लिए बता रखा है कि आखिर इंडेक्स उन पर कब से एप्लीकेबल होगा। नॉर्मल कंपनी की यहाँ पर बात हो रही है, कोई भी बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, उनकी बात नहीं हो रही है। तो सबसे पहले जब इंडेक्स आया था तो 2015 के अंदर बेसिकली बता रखा है, सबसे पहले उनको ऑप्शन दिया था कि वो वॉलंटरी बेसिस, यानी कि अगर किसी कंपनी की इच्छा है, कोई सी भी कंपनी, ठीक है, अगर आपकी इच्छा है कि आपको अपने फाइनेंशियल एज पर इंडेक्स बनाने हैं तो आपको अलाउ कर दिया था। कब से अलाउ करा था? 1 अप्रैल 2015 से आपको अलाउ कर दिया था। यानी कि आप बोल सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2015-2016, इसमें आपका यहाँ से आपको एक तरीके से बोल सकते हो ये स्टार्टिंग ईयर है। इसके बाद आपको आज तक ऑप्शन दे रखा है कि अगर आप कोई सी भी कंपनी को अपना वॉलेंटरी बेसिस, अपनी इच्छा से, एज पर विश इंडेक्स को अडॉप्ट करना है तो आप इंडेक्स अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपने पास आता है मैंडेटरी बेसिस। ठीक है, देखो अगर आप मैंडेटरी क्राइटेरिया में आ गए तो आपके पास वॉलेंटरी वाला ऑप्शन रहता ही नहीं है। ठीक है, मैंडेटरी में अगर आप नहीं आ रहे हो तो फिर आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप वॉलेंटरी में अपनी इच्छा से अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आप पर कोई रूल अप्लाई हो रहा है तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो मैंडेटरी बेसिस में बताया था इसको। अब इंडेक्स ऑब्वियसली डायरेक्ट तो लागू नहीं कर सकते हर कंपनी पर, टुकड़ों टुकड़ों में, यानी कि फेस वाइज लागू किया था। तो फेज 1 एप्लीकेबल था फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, फेज 2 एप्लीकेबल था फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। अच्छा, फेज 1 के अंदर क्या बोला था? जितनी भी लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी है जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उन पर क्या अप्लाई हो जाएगा? इंडेक्स अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये नेटवर्थ आप कब देखोगे? ठीक है भाई, 1 अप्रैल 2016 से तो आपको इंडेक्स मैंडेटरी बेसिस पर अप्लाई करना है। तो आप नेटवर्थ ये कब का चेक करोगे? देखो नॉर्मल अपना अजम्पशन रहता है कि 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016 का चेक करेंगे, पर इसमें बता रखा है आपको लास्ट 3 ईयर का चेक करना है। यानी कि 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, लास्ट 3 ईयर्स में से किसी भी ईयर में आपका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो गया। आप ये बोल सकते हो 31 मार्च 2014 उस दिन आपका नेटवर्थ था 600 करोड़, उसके नेक्स्ट ईयर 2015 में आपका 200 करोड़, 31 मार्च 2016 में आपका 200 करोड़ था। तो अब आप बोलोगे यार हमारा सिर्फ एक साल ही अब 31 मार्च 2014 को ही एक्सीड करा था, नेक्स्ट ईयर तो हमारा वापस कम हो गया था नेटवर्थ, तो क्या हमारे पास फेज 1 एप्लीकेबल होगा? क्या बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तीनों साल में से किसी भी साल में अगर आपका क्या हो गया, नेटवर्थ एक्सीड हो गया 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, जरूरी नहीं है कि लास्ट 3 ईयर्स तीनों साल में ही होना चाहिए, तीनों में से किसी भी साल में हो गया, 2014, 2015, 2016, 31 मार्च के दिन अपन देखेंगे नेटवर्थ हो गया, तो आपको कब से अप्लाई करना है? 1 अप्रैल 2016 से अप्लाई करना है। अच्छा, आपका नेटवर्थ क्या हुआ? 500 करोड़ या उससे ज़्यादा नहीं था, तो आप कहाँ हो गया? फेज 2 के अंदर आ जाओगे, जो कि अप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2017 से। इसके अंदर बता रखा है जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उन पर क्या हो जाएगा, मान लो 31 मार्च 2014 या फिर 2015, 2016 या फिर 31 मार्च 2017, इनमें से किसी भी साल में क्या है, कोई कंपनी लिस्टेड है, तो फिर उन पर कब से अप्लाई होगा? लिस्टेड कंपनी है और उनका नेटवर्थ 500 करोड़ से कम था, फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लो, तो फिर वो कहाँ आएंगे? फेज 2 के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, फिर उनको कब से अप्लाई करना पड़ेगा? 1 अप्रैल 2017। देखो ऐसा हो सकता है ना, कोई लिस्टेड कंपनी है जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ है 31 मार्च 2014 के दिन, तो फिर वो कब से अप्लाई करेंगे? वो अप्लाई करेंगे 1 अप्रैल 2017 से। या फिर बी पॉइंट बता रखा है अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज़्यादा, आप लिस्टेड नहीं अनलिस्टेड हो, या फिर आपका नेटवर्थ कितना हो गया? 250 करोड़ या उससे ज़्यादा, भाई इस तारीख से तो आपको इंडेक्स अप्लाई करना है। पर आप क्राइटेरिया कब का चेक करोगे? अपने बैलेंस शीट के अंदर नंबर्स कब के चेक करोगे? 31 मार्च 2014 से शुरू हो जाओगे,
यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। अच्छा, मान लो एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में आपने क्या किया, एज पर अपने फाइनेंशियल एज पर इंडेक्स बना दिए, पर अगले साल हो गया आपका नेटवर्थ हो गया मान लो 50 करोड़ रह गया, 500 की जगह 50 करोड़ हो गया, तो क्या आप अगले साल क्या करोगे, अपने फाइनेंशियल एज पर इंडेक्स बनाना कंपलसरी है क्या? हाँ, अगर आप पर इंडेक्स एप्लीकेबल हो गया एक बार, वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल, एक साल अपने फाइनेंशियल एज पर इंडेक्स बना लिया, अगले साल भी आपको बनाने पड़ेंगे। यहाँ तक मेरे को नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट अपने पास आता है जो कि बात करता है ग्रुप एंटिटी रूल। ग्रुप एंटिटी रूल क्या बोलता है, इफ वन एंटिटी फॉलोस इंडेक्स इट्स पेरेंट सब्सिडी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। ध्यान रखना है यहाँ 4 वर्ड ही दे रखे, पेरेंट सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर मस्ट ऑल्सो अप्लाई इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ है, जैसे कि एक एग्जाम्पल अपन एज्यूम करते हैं, बीबी लिमिटेड पेरेंट कंपनी, इसके 2 बच्चे हैं, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, 2 सब्सिडरी है। ए लिमिटेड की भी एक और सब्सिडरी है, उसका भी एक और बेटा आप बोल सकते हो XYZ लिमिटेड, ठीक है। XYZ लिमिटेड किसकी सब्सिडरी है, AK लिमिटेड की, ठीक है। सबसे पहले आपको सिचुएशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब रूल क्या बोल रहे हैं, वन एंटिटी फॉलोस इंडेक्स। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, AK लिमिटेड का नेटवर्थ एक्सीड हो गया, थ्रेशोल्ड को मेट हो गया, उस पर इंडेक्स अप्लाई हो गया, तब इस केस में क्या होगा, इट्स पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर मस्ट ऑल्सो अप्लाई इंडेक्स। यानी कि जो इसका पेरेंट है, पेरेंट कंपनी का भले ही नेटवर्थ 50 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, पर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इंडेक्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका सब्सिडरी का नेटवर्थ थ्रेशोल्ड को मेट कर गया, ठीक है। तो इट्स पेरेंट सब्सिडी AK लिमिटेड की जो सब्सिडी XYZ लिमिटेड, इसको भी अपने फाइनेंशियल एज पर इंडेक्स बनाने पड़ेंगे, चाहे इसका नेटवर्थ 100 करोड़ हो चाहे 5000 करोड़ हो। ये अपन देखेंगे ही नहीं, इन दोनों का नेटवर्थ अपन देखेंगे ही नहीं। अगर AK लिमिटेड का मीट हो गया, सब्सिडी का मीट हो गया, तो उसके पेरेंट और उसके सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर, उस पर भी इंडेक्स अप्लाई हो जाएगा। हाँ, उल्टा भी हो सकता है, पेरेंट का नेटवर्थ मीट हो गया, सब्सिडी का मीट नहीं हुआ, पेरेंट का हो गया, तो उसकी सब्सिडी को भी क्या करना पड़ेगा, AK लिमिटेड BK लिमिटेड पे भी इंडेक्स अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। उसके बाद एक्सेप्शन दे रखा है, एनी ऑफ देम इज बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, NBFC, दे फॉलो देयर ओन रोड मैप एंड डोंट अप्लाई बेस्ड ऑन ग्रुप रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल मान लो बी लिमिटेड एक नॉर्मल कंपनी, रिलायंस जैसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री नॉर्मल मान लो, या फिर AK लिमिटेड आप इधर मान सकते हो, ठीक है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, कंपनी मान सकते हो। AK लिमिटेड क्या है, एक NBFC है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, अगर NBFC और एक नॉर्मल कंपनी है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अपन ग्रुप रिलेशनशिप नहीं देखेंगे, ठीक है। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट नेचर की कंपनी है। क्या है, एक नॉर्मल कंपनी, एक NBFC है, देखो सेम सेम होगा तो ही आपको ग्रुप रिलेशनशिप अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा, बीबी लिमिटेड का नेटवर्थ मीट हो गया, भले ही NBFC का नेटवर्थ, ठीक है, NBFC का नेटवर्थ कितना है, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ है, तो उसको, तो इस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, NBFC को अपना खुद के क्राइटेरिया अगर मेट होगा, जितना भी थ्रेशोल्ड मीट होगा, तभी उसको इंडेक्स अप्लाई करना पड़ेगा ग्रुप रिलेशनशिप की वजह से। ऐसा नहीं बोलेंगे कि पेरेंट का मीट हो गया तो AK लिमिटेड का भी इंडेक्स अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो NBFC है, तो इस केस में अपन ग्रुप रिलेशनशिप नहीं देखेंगे। देखो सेम नेचर की दोनों नॉर्मल कंपनी है, अपन ग्रुप रिलेशनशिप देख सकते हैं, पेरेंट को अप्लाई हो गया तो सब्सिडी को भी कर दो, दोनों सेम नॉर्मल नेचर की कंपनी है। या फिर दोनों ही NBFC, BB लिमिटेड भी NBFC, AK लिमिटेड भी NBFC, तो अगेन अपन बोलेंगे कि हाँ BB लिमिटेड NBFC पेरेंट को हो गया तो उसकी सब्सिडी NBFC उसको भी अप्लाई हो जाएगा। दोनों सेम नेचर की कंपनी है, चाहे NBFC तो अप्लाई हो जाएगा ग्रुप रिलेशनशिप। दोनों नॉर्मल कंपनी है, ग्रुप रिलेशनशिप अप्लाई हो जाएगा। पर अगर एक नॉर्मल कंपनी है, कोई सी भी एक नॉर्मल कंपनी एक है NBFC, तो फिर उस केस में अपन ग्रुप रिलेशनशिप नहीं देखेंगे, ये बात आप नोट डाउन कर लेना। अच्छा, ये कोई सा भी हो सकता है, सब्सिडी NBFC हो सकता है, पेरेंट NBFC हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मुद्दा यहाँ मेन बात क्या है, दोनों NBFC होगा, ग्रुप रिलेशनशिप अप्लाई होगा, दोनों नॉर्मल कंपनी अप्लाई हो जाएगा, दोनों डिफरेंट नेचर की, एक NBFC एक नॉर्मल कंपनी है, तो फिर उस केस में ग्रुप रिलेशनशिप अप्लाई नहीं होगा, ये वाला ग्रुप रिलेशनशिप।
कि अगर पेरेंट को अप्लाई होता है तो सब्सिडी को भी अप्लाई हो जाएगा, सब्सिडी को अप्लाई हो रहा है तो पेरेंट को भी हो जाएगा। ऑब्वियसली इस केस में एसोसिएट नहीं दे रखा है इस एग्जाम्पल के अंदर, अदरवाइज उसकी एसोसिएट को भी उसके जॉइंट वेंचर को भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। अच्छा, एक और बात बता रखा है जो फेलो सब्सिडी है, इसमें आप देखोगे फेलो सब्सिडी वर्ड नहीं आ रहा। ए के लिमिटेड और बी के लिमिटेड दोनों का पेरेंट तो सेम ही है, दोनों के आप बोल सकते हो दोनों भाई है तो उसके फादर तो सेम ही हुआ है, उसका पेरेंट तो सेम ही हुआ। तो इस केस में इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, फेलो सब्सिडी का। तो ऐसा नहीं होगा कि ए के लिमिटेड को इंडिया सप्लाई होगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा बी के लिमिटेड को, बी के लिमिटेड का खुद का थ्रेशोल्ड मेट होगा तो अलग बात है, तो उस पर अप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा ए के को हो गया तो बी के को भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें साफ दे रखा है किस किस पर अप्लाई होगा, पेरेंट, सब्सिडी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर। ये दोनों एसोसिएट नहीं है, ये दोनों क्या है, फेलो सब्सिडी है। ठीक है, बेसिकली एसोसिएट यानी कि जिस कंपनी में आपका 20 से 50% स्टेक हो, सब्सिडी यानी कि 50% से ज़्यादा हो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आप मान लो ए के लिमिटेड की वजह से क्या हुआ, बीबी लिमिटेड को इंडेस अप्लाई हो गया, तो अब क्या होगा, पेरेंट को अप्लाई हो गया तो क्या सब्सिडी को भी अप्लाई होगा। पेरेंट को किस वजह से अप्लाई हुआ था, इस वजह से, उसके खुद के नेटवर्क की वजह से नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं बोलोगे कि आप पेरेंट की वजह से अब वापस सब्सिडी को भी होगा, तो इसका मतलब तो दुनिया की हर एक कंपनी को इंडेस अप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पेरेंट कंपनी को क्यों हो रहा है, बीबी लिमिटेड को इंडेस अप्लाई क्यों हो रहा है, एक ही लिमिटेड की वजह से। तो ऐसा नहीं बोलोगे कि हाँ पेरेंट को अप्लाई हो गया तो उसके अगेंस्ट सब्सिडी इसको भी अप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, पेरेंट का नेटवर्क मीट हो गया तो फिर इसको अप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, एक बार चेक कर लो एक बार आपको, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वहाँ तेरे 2 पेज के अंदर मैंने आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, बहुत ही आसान चैप्टर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हो। ठीक है, जस्ट वेट 1 मिनट। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, एक बार आप रिवाइज कर सकते हो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक नोट 4 आपको बता रखा है, कंपनी मस्ट प्रिपेयर कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके अंदर एक और नोट आपको बता रखा है, कंपनी मस्ट प्रिपेयर कंपेरेटिव फाइनेंशियल, थोड़ा सा मैं कैमरा सेट, ठीक है, कंपनी मस्ट प्रिपेयर कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंड एस। ऑब्वियसली आपने देखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं, लास्ट ईयर का भी उसके अंदर बैलेंस आता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको करंट ईयर में ही अप्लाई हुआ इंडेस तो लास्ट ईयर का डेटा आपने एज पर एएस दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डेटा आपका इंडेस हो जाएगा, एक डेटा एज पर एएस, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको करंट ईयर में हो गया तो फिर लास्ट ईयर में भी आप उस हिसाब से इंडेस के हिसाब से नंबर दिखाना, शो करना। एप्लीकेबल फॉर बोथ स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्वियसली पेरेंट कंपनी को क्या करना पड़ता है, स्टैंड अलोन भी बनाने पड़ते हैं, कंसोलिडेटेड भी बनाने पड़ते हैं। तो वो दोनों कैसे होने चाहिए, एज पर इंडेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टैंड अलोन आपने एज पर ईएस बता दी, कंसोलिडेटेड इंडेस पेरेंट कंपनी को। ठीक है, कंपनी लिस्टिंग ऑन एसएमई एक्सचेंजेस आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो इंडेस। ऑब्वियसली ऐसी कंपनी जो कि छोटी कंपनी एसएमई एक्सचेंजेस पर लिस्ट है उस पर इंडेस अप्लाई नहीं होगा। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रीड कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस फॉर बैंक्स, एनबीए, बैंक्स, इंश्योरेंस, एनबीएफसी। अच्छा, बैंक की कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी पर इंडेस अप्लाई नहीं होगा, आज की तारीख में भी अप्लाई नहीं होता। एनबीएफसी पर अप्लाई होता है। एनबीएफसी के लिए सबसे पहला पॉइंट, वॉलेंटरी इंडेस अलाउ नहीं है। अपनी इच्छा से कोई भी एनबीएफसी ये नहीं बोल सकती कि मैं इंडेस अप्लाई करना चाहती हूँ, उसके लिए मैंडेटरी बेसिस है कि इसके लिए फेज़ 1 बता रखा है, फेज़ 2। फेज़ 1 अप्लाई हुआ था फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, वहीं से ही चालू है। पहला 2015 में वॉलेंटरी बेसिस, फिर 2016 फेज़ 1, 2017 नॉर्मल कंपनी के लिए फेज़ 2, उसके बाद यहाँ आ गया 2018, 2019। ठीक है, 18-19 किसके लिए आ गया था, फिर एनबीएफसी के लिए। धीरे धीरे फेस वाइज चल रहा है। ऑल लिस्टेड अनलिस्टेड एनबीएफसी हैविंग नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो उन पर क्या होगा,
अच्छा, फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 से तो एनबीएफसी को क्या करना है, अपने फाइनेंशियल एज पर इंडेक्स बनाने। तो इसके लिए नेटवर्थ अगेन आप कब का चेक करोगे, लास्ट 3 ईयर्स का चेक करोगे। 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2016, बस यही बता रखा है। लास्ट 3 ईयर्स में से किसी भी साल में अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो गया तो फिर 1 अप्रैल 2018 की सुबह से आप क्या करना, अपना फाइनेंशियल एज पर इंडेक्स बनाना, ठीक है। ऐसे अगेन यहाँ बता रखा है आप फेज 1 के अंदर बैठ नहीं हुए। फॉर एग्जांपल आप क्या हुए, आप लिस्टेड एंड फिर आप फेज 1 के अंदर नहीं आ रहे हो तो आपका नेटवर्थ हो सकता है 250 करोड़ हो 31 मार्च 2016, 17, 18, इनमें से 31 मार्च 2019। तो उस केस में आप क्या करोगे, अगर आप इन कैटेगरी में आ रहे हो, ऑल लिस्टेड एनबीएफसी हो या फिर अनलिस्टेड एनबीएफसी हैविंग नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो फिर आप पर 1 अप्रैल 2019 से अप्लाई हो जाएगा। देखो नेटवर्थ कब से चेक करना, 31 मार्च 2016। आप देख लेना, अगर फेज 1 में नहीं आ रहे हो तो फेज 2 में देख लेना। फेज 2 में भी नहीं आ रहे हो तो अच्छी बात है, आप वॉलंटरी अडॉप्ट कर ही नहीं सकते, आप पर एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ से शुरू हो जाना 31 मार्च 2016, किसी भी कंपनी का देखना हो तो कि वो फेज 1 में आएगी फेज 2 में आएगी 31 मार्च 2016, और नॉर्मल कंपनी में 31 मार्च 2014। अच्छा, ये नोट मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इफ़ एनबीएफसी फॉलोज इंडेट्स इट्स होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर मस्ट ऑल्सो फॉलो इंडेट्स फ्रॉम सेम डेट एक्सेप्ट कवर्ड अंडर इंडेट्स रोड मैप फॉर कंपनीज डिस्कस्ड अबव। वही है, अगर बीबी लिमिटेड एनबीएफसी, एके लिमिटेड एनबीएफसी ग्रुप रिलेशनशिप अप्लाई होगा। अगर बीबी लिमिटेड क्या नॉर्मल कंपनी, एके लिमिटेड एनबीएफसी, तो उस केस में ग्रुप रिलेशनशिप अप्लाई नहीं होगा। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। नेटवर्थ का ऑलरेडी आपको मतलब पता होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट सिक्योरिटीज प्रीमियम माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेज डेफर्ड एक्सपेंडिचर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ। इसके अंदर अपन क्या इंक्लूड नहीं करते, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन, अमालगमेशन रिजर्व। म्यूचुअल फंड्स कंपनी पर कब से इंडेक्स अप्लाई होगा, 2023 अप्रैल से आपको बता रखा है कि उन पर भी इंडेक्स अप्लाई हो जाते हैं। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, पेरेंट इज फॉलोइंग इंडेक्स। पेरेंट इज थर्ड पॉइंट पर अपन आ जाते हैं, पेरेंट इज फॉलोइंग इंडेक्स एंड सब्सिडरी इज फॉलोइंग ईएस और वाइस वर्सा। तो इसका क्या मतलब है, बेसिकली पेरेंट कंपनी क्या फॉलो कर रही है, इंडिया, सब्सिडरी एएस फॉलो कर रही है। ऐसा कब होगा, फॉर एग्जांपल अपन अज्यूम करते हैं बीबी लिमिटेड पेरेंट कंपनी, इसके 2 सब्सिडरी, एके लिमिटेड, बीके लिमिटेड, ठीक है। अब एके लिमिटेड का नेटवर्थ मीट हो गया, उस पर इंडेक्स अप्लाई हो गया, तो उस कारण क्या करना पड़ेगा, पेरेंट को भी क्या करना पड़ेगा, अपने फाइनेंशियल एज पर इंडेक्स बनाने पड़ेंगे। पर बीके लिमिटेड, इन दोनों के बीच में तो फेलो सब्सिडरी का रिलेशनशिप है, तो बीके लिमिटेड पर तो अप्लाई हुआ ही नहीं। देखो बीबी लिमिटेड का नेटवर्थ थ्रेशोल्ड को मीट नहीं हुआ, तो बीबी लिमिटेड को क्यों इंडेक्स अप्लाई हुआ, एके लिमिटेड की वजह से, तो पेरेंट को अप्लाई हुआ। तो ऐसा नहीं कि उसकी इस सब्सिडी को भी हो जाएगा, पेरेंट को किसी और वजह से इंडेक्स अप्लाई हुआ था, ठीक है। तो बीके लिमिटेड पर तो ये सप्लाई हो रहा था। तब इस केस में क्या होगा, जब बीबी लिमिटेड पेरेंट कंपनी क्या बनाएगी, एक तो उसको स्टैंड अलोन बनाने पड़ेंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। ऊपर बनना पड़ा था, दोनों एज पर इंडेक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के अंदर ईएस कर दिया, एक के दूसरे के अंदर इंडेक्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टैंड अलोन में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, इंडेक्स बन जाएंगे। पर कंसोलिडेटेड पर्पस में ये इंडेक्स बना रहा है, ये भी इंडेक्स के अकॉर्डिंग दे रहा है, पर बीके लिमिटेड का जब डेटा आएगा तो वो क्या होगा। अब यहाँ आपको ऑप्शन दे रखा है, दिस इज पॉसिबल व्हेन वन कंपनी इज नॉर्मल कंपनी एंड अदर इज एनबीएफसी बैंक इंश्योरेंस। ये सेकंड सिचुएशन में आपको बताऊंगा। इन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईच एंटिटी फॉलो ओन एप्लीकेबल फ्रेमवर्क। देखो बीके लिमिटेड को अगर अपने स्टैंड अलोन बनाने हैं तो वो अपने फाइनेंशियल एज पर एस बना सकते हैं। फॉर कंसोलिडेशन पर्पस सब्सिडी मस्ट गिव डेटा एंड पेरेंट्स रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर कंसोलिडेशन पर्पस ओनली। अब बीके लिमिटेड क्या कर सकता है, कंसोलिडेशन पर्पस के लिए अपने जो भी फाइनेंशियल्स है वो क्या कर सकता है, एज पर इंडेक्स बीबी लिमिटेड को सबमिट कर देगा, ताकि बीबी लिमिटेड क्या करेगी, जब सीएफएस बनाएगी तो वह एज पर इंडेक्स बना पाएगी। या फिर बीके लिमिटेड के पास एक और ऑप्शन है, अब डबल मेहनत हो गई, तो इस केस में बीके लिमिटेड क्या कर सकती है, वॉलंटरी बेसिस पर इंडेक्स अडॉप्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ कोई एनबीएफसी वगैरह दे नहीं रखा था। नॉर्मल कंपनी वॉलंटरी बेसिस पर इंडेक्स अडॉप्ट कर सकती है। पर वही है, अगर एक साल अडॉप्ट कर लिया तो फिर अगले साल इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही रखना पड़ेगा।
अच्छा, सेकंड सिचुएशन जो दे रखी है, व्हेन वन कंपनी इज नॉर्मल कंपनी, मान लेते हैं बीबी लिमिटेड पेरेंट है, ठीक है। नॉर्मल कंपनी, इसका खुद का नेटवर्थ मीट हो गया, इंडिया सप्लाई हो गया, पर इसका जो सब्सिडी है के लिमिटेड, वो एनबीएफसी सब्सिडी है। और यहाँ तो अपन ग्रुप रिलेशनशिप अपन देखेंगे ही नहीं, तो इस पर तो इंडिया सप्लाई हो गया, और जो इसका सब्सिडी है उस पर तो अपन ग्रुप रिलेशनशिप अप्लाई नहीं होगा, तो इसका नेटवर्थ मैट भी नहीं हुआ। तो ये क्या कर रहा है, एस पर ईएस बना रहा है। तो अब इस केस में बीबी लिमिटेड जब कंसोलिडेशन पर्पस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल्स बनाएगा, तो वो कैसे बनाएगा, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा एनबीएफसी को। अब एनबीएफसी वॉलंटरी बेसिस पर तो अडॉप्ट नहीं कर सकता, तो उसको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। स्टैंड अलोन के केस में उसको क्या करना पड़ेगा, एके लिमिटेड को ईएस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल्स बनाने पड़ेंगे, एनबीएफसी को ईएस के अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और क्या करना पड़ेगा कंसोलिडेशन पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल्स एज पर इंडेस के अकॉर्डिंग पेरेंट कंपनी को देने पड़ेंगे। वो वॉलंटरी अडॉप्ट नहीं कर रहे, वो सिर्फ कंसोलिडेशन पर्पस के लिए अपना डेटा एज पर इंडेस दे रहे हैं, ताकि बीबी लिमिटेड अपना जो भी फाइनेंशियल्स है वो क्या करे, कंसोलिडेशन पर्पस एज पर इंडेस कर सके। तो ये मैंने आपको दो सिचुएशन समझा दी। यहाँ तक अपने 100% कंसेप्ट कवर होते हैं इंट्रोडक्शन टू इंडेस चैप्टर के। नेक्स्ट क्लास के अंदर अगर आप बोलोगे कमेंट्स के अंदर, तो मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा। सिर्फ मात्र 2 पेज के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, तो आप देख सकते हो चैप्टर बड़ा आसान है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। मतलब इंट्रोडक्शन टू इंडेस सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है सीए फाइनल एफआर सिलेबस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहते हो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, या फिर नेक्स्ट इंडेस डिस्कस करना चाहते हो तो वो अपन स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी 100% कंसेप्ट कवर है, इसको आप 2-3 बार रीड जरूर करना, 2 पेज ही है, तो आई थिंक आप 2-3 बार इजीली रीड कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन। वीडियो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू एवरीवन।